हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ देखेंगे। तो ये करंट अफेयर काफ़ी फिल्टर्ड हैं, मतलब आप देख रहे होंगे एग्जाम रेलेवेंट करंट अफेयर हैं। कोई भी आयरी गहरी न्यूज ऐसे उठा कर करंट अफेयर में नहीं रखी गई है। वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, समझने में और याद करने में। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर बिना किसी देरी के। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल आपने फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ होगा करंट अफेयर का वो टेलीग्राम चैनल पे ही उपलब्ध हो जाएगा क्लास के बाद में। बाकी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चनर्स वगैरह आपको स्टोरीज में मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे, नए चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के कौन बने हैं। ये सब न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी चेंजेस हुए हैं और जो चेंजेस हुए हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उड़ीसा के अभी तक के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, तो उनकी इस बार सरकार गिर गई है, हार गए चुनाव, और इस बार बीजेपी के मोहन चरण मांझी बने हुए हैं उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। इनकी फ़ोटो भी यहाँ पे दिखाई गई है। आगे बात करें, अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो चित्र से ही आप पहचान सकते हैं, एन चंद्रबाबू नायडू ये बने हैं नए चीफ मिनिस्टर। कौन सी पार्टी है इनकी? टीडीपी, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं टीडीपी क्या, आप एनडीए लिख लीजिए, इसे तो ज़्यादा सही है क्योंकि एनडीए में यहाँ पे टीडीपी थी, इसके साथ में जो पवन कल्याण की पार्टी है जनसेना पार्टी वो थी, और बीजेपी भी यहाँ पे लड़ रही थी। तो एनडीए के घटक दल को मिलाकर, लेकिन टीडीपी को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई आंध्र प्रदेश में। जनसेना पार्टी जो है उसने हिस्टोरिक जो जीत है वो दर्ज करी है, 21 में से 21 सीटें उसे मिली थी, सारी जीत ली 100%। तो एन चंद्रबाबू नायडू फिर से बन चुके हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एक्टर हैं और पॉलिटिशियन बन गए पवन कल्याण, इनको मिला हुआ है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री का पद। तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको बताता चलूँ मैं, वो है कैपिटल से रिलेटेड कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल पहले हैदराबाद हुआ करती थी, तेलंगाना अलग हो गया था। उसके बाद भी कई सालों तक जो हैदराबाद थी वो दोनों की राजधानी हुआ करती थी। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने इसको घोषित किया था कि हम अमरावती को अपनी नई कैपिटल बनाएंगे। तो अब ऑफिशियली अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल है, और इसीलिए जो आंध्र प्रदेश है वो अपने लिए स्पेशल पैकेज की डिमांड कर रहा है, क्योंकि नई, जैसे हैदराबाद था, हैदराबाद एक टेक हब है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन अमरावती के साथ ऐसा कुछ नहीं है। नया जो राजधानी बना हुआ है ये जो डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट होना बाकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं। फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये बने हैं प्रेम सिंह तवांग। इनकी जो पार्टी है वो है SKM, जो अब हाल ही में एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। जब चुनाव लड़ा गया तब नहीं थी, अभी बनी हुई है। इसने बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करी है। इसने सारी सीटें जीती हैं, बीजेपी ने एक आधा सीटें जीती हैं सिक्किम में। तो ये बने हुए हैं सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर। सिक्किम की अगर राजधानी की बात करूं, कितने लोगों को आता है? सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? गंगटोक। ये है सिक्किम की राजधानी, कैपिटल। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन से स्थान पे आने वाले हैं। तो ये बन रहे हैं 30 जून को ये कार्यभार संभालेंगे किसका? नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको शॉर्ट में COAS भी कहा जाता है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहे हैं। अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कौन है? तो वर्तमान समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे, है ना। जनरल मनोज पांडे हैं अभी के वर्तमान, लेकिन नेक्स्ट जो घोषणा हुई है कि ये बनेंगे उपेंद्र द्विवेदी। इनकी फोटो आपको दिख रही है, और इनको ऐसा टर्म दिया जा रहा है न्यूज़पेपर्स के द्वारा कि ये काउंटर इंसर्जेंसी स्पेशलिस्ट हैं, तो इसलिए इनको फिर से पुश दिया गया है। फिर यहाँ पे अगर बात करें नेवल स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और एयर चीफ मार्शल कौन है इस समय? तो विवेक राम चौधरी हैं एयर चीफ मार्शल। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये चेंज हो रहा है ना, बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और एग्जाम में आने की इस तरह की संभावनाएं बहुत बनी रहती हैं इस तरह की न्यूज़ की। जो अलग अलग जो छोटी मोटी पोस्टों में पोजीशनिंग होती है ना, तो वो जो आप याद करके जाते हैं उसकी जगह इस तरह की न्यूज़ों पे ध्यान देना शुरू करिए, तो आपका समय भी बचेगा और आप ज़्यादा सटीक करंट अफेयर पढ़ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ने वेलकम किया है इजिप्ट, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया एंड डैश ज्वाइनिंग ब्रिक्स। आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स संस्था है जिसमें आपके 5 देश आते हैं, उसने 2023 में नए मेंबर्स को इंक्लूड किया। कितने नए मेंबर्स को? 5 नए मेंबर्स को इंक्लूड किया।
तो आपको ये तो बता दिया है, इजिप्ट है, ईरान है, यूएई है और सऊदी अरेबिया। पांचवा कौन सा है? तो पांचवा कौन सा है? तो पांचवा है इथियोपिया। इथियोपिया, डी वाला आंसर इसका करेक्ट है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में थोड़ा चलें, 2023 में जब इसको शामिल किया गया, फिर अब जो है वेलकम किया जा रहा है, 1 जनवरी 2024 से इसका हिस्सा बन गए थे। तो ये पहली मीटिंग अब ब्रिक्स की हुई है जिसमें इंडिया ने वेलकम किया इन सारे देशों को। तो टोटल अब जो ब्रिक्स है उसमें 9 जो कंट्रीज़ हैं वो हो चुकी हैं। 9 क्या 10 हो जाएंगी, 10 कंट्रीज़ अब हो चुकी हैं, क्योंकि 5 तो पहले से थी। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। पहले ये ब्रिक ही था, जब 2009 में इसे बनाया गया था तब इसमें एस नहीं था। साउथ अफ्रीका ने 1 साल के बाद ज्वाइन किया, तब ये ब्रिक्स बना था। और उसके बाद अब 2023 में शुरुआत में 6 कंट्रीज़ थी इसमें। मैंने आपको कहा ना कि इसमें एक थोड़ा सा इतिहास जानेंगे कि 2023 में 6 कंट्रीज़ ने हामी भरी थी ब्रिक्स में शामिल होने की। इसमें एक देश था अर्जेंटीना, जिसकी न्यूज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अर्जेंटीना में फिर चुनाव हुए थे, तो अर्जेंटीना के जो ये नए आए थे, हैवियर मिलेई नए प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने अपने चुने जाने के बाद ये मना कर दिया कि हम ऑप्ट आउट करते हैं, ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो इसके बाद अर्जेंटीना जो हट गया और फिर 6 कंट्रीज से बची कितनी? 5 कंट्रीज़ बची जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होना स्वीकार किया। तो अब 5 कंट्रीज़ ये और आ गई हैं। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 कंट्रीज ब्रिक्स का हिस्सा हैं। ब्रिक्स से ही रिलेटेड एक बैंक है जिसके बारे में आप बहुत न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, जिसको कहा जाता है जापान डोमिनेटेड बैंक है, तो उसी के तर्ज पे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया गया, जो ब्रिक्स के जो कंट्रीज थी ना उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके बनाया, जिसका काम सेम जैसे वर्ल्ड बैंक एडीबी का है वैसे इसका भी काम है। 2024 की जो समिट है ब्रिक्स की, वो कहाँ पे प्रस्तावित है होना? तो अभी रशिया में प्रस्तावित है। कब होगी? अक्टूबर में होगी, है ना। और 2025 की जो समिट है कहाँ पे होने वाली है? ब्राज़ील में। कौन से महीने पे होगी अभी डिसाइडेड नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, वो करंट ईयर का भी पूछ सकता है, अगले साल का भी पूछ सकता है, कहाँ पे ब्रिक्स की जो बैठक है या समिट है वो होने वाली है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्या है? डैश इज प्लानिंग टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट एट अ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000 करोड़। इस पूरी न्यूज़ में आपको ये समझ के रखना है, एक तो बजट 60,000 करोड़ का है, और कौन इस्टेब्लिश कर रहा है और कहाँ पे। तो इसे इस्टेब्लिश कर रहा है कौन? गेल इस्टेब्लिश कर रहा है। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ए वाला ऑप्शन से बहुत सारे बच्चे गेल झारखंड या गेल अगर गुजरात एक ऑप्शन देता तो वहीं पे क्लिक करते। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर नाम से, वहाँ पे ये प्लांट लगाया जाएगा। कब? 2025 में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वगैरह आपकी स्टार्ट होगी। अगर हम गेल की बात करें तो गेल जो है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट गैस कंपनी है। ये नेचुरल गैस कंपनी। कौन सी? गेल। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी गैस कंपनी है कौन सी? गेल। तो ये प्लांट सेटअप कर रही है। ये इथेन क्रैकर का मतलब क्या होगा? केवल पढ़ लिया इथेन क्रैकर, इसका मतलब क्या होता है? तो इथेन क्रैकर जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो नेचुरल गैसेज होती हैं ना, उसमें से इथेन को अलग करने का काम करते हैं। अब इथेन को अलग करेंगे, उससे बनेगा एथिलीन, ज़्यादा हीट देने पे, इसलिए इसको क्रैकर नाम दिया। ज़्यादा हीट देने पे एथिलीन बनेगा, और उस एथिलीन का प्रयोग किया जाएगा किसमें? प्लास्टिक बनाने में। इसीलिए बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनका विरोध करते हैं कि प्लास्टिक हमारे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा है, अब इस तरह के प्लांट से और प्लास्टिक होगा। लेकिन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। लिखा है आरबीआई ने प्रपोज किया है एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेटअप करने के लिए। लिखा है विच विल हार्नेस एडवांस टेक्नोलॉजीज डैश, कि ये जो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ये क्या करने का काम करेगा एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से? तो इसका सही जवाब है टू मिटिगेट पेमेंट फ्रॉड रिस्क। आपको पता होगा कि जब से डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हुआ है हम क्या देख रहे हैं, एक तो पेमेंट बहुत अच्छे से बहुत स्विफ्टली काम कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड क्या है, फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले की तुलना में। अलग अलग तरह के फ्रॉड हैं, ओटीपी फ्रॉड हो गया, हैकिंग हो गया, जैकिंग हो गया, बहुत तरह के फ्रॉड है डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। आजकल तो एक फ्रॉड चल रहा है जिसमें साइबर अरेस्ट किया जा रहा है, नाम याद रखिएगा, ये भी एक तरह का क्या है, ये भी पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड है जिसको कहा जाता है साइबर अरेस्ट। साइबर अरेस्ट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई फ़ोन आएगा, बताएंगे कि हम फला फला इस एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, कस्टम अधिकारी हैं और आपके नाम से ऐसा पैकेट मिला है जिसमें ड्रग्स या कुछ भी ऐसा इलीगल सामान है और आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। कंप्यूटर के सामने से हिलना नहीं, वरना फिर
आपके घर पे आके गिरफ्तार कर लेंगे और क्या क्या आपके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी। ऐसे डरा धमका के लोगों को कंप्यूटर के सामने बिठा लेते हैं और फिर क्या करेंगे कि उनसे कहेंगे कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है आपके अकाउंट से ही हुआ है कि नहीं हुआ है, आपकी अकाउंट हिस्ट्री क्या है हम देख लेंगे, अगर हम संतुष्ट हो गए तो हम आपको इससे निकाल देंगे। और वो करने के चक्कर में लोगों की डिटेल लेकर के उनके पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं अपने अकाउंट में। तो साइबर अरेस्ट भी आजकल ये चल रहा है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ना, ये एक तरीके से लोगों का मन भी उठा रही हैं डिजिटल पेमेंट से। लोग डरते हैं करने से, तो इस वजह से डिजिटल पेमेंट सुगमता से चलता रहे और ये जो फ्रॉड वगैरह कम होता रहे, इसके लिए ये डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और अच्छा, इसी में एक चीज़ और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है टू टेक दिस इनिशिएटिव फॉरवर्ड आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी। एक कमेटी बनाई गई इसके लिए, जिसके चेयरमैन कौन है? श्री एपी होता, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ एनपीसीआई। यहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछता है कि इसकी जो कमेटी बनाई गई इसके हेड कौन है? तो एपी होता है एमडी सीईओ एनपीसीआई के। टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, द कमेटी एक्सपेक्टेड टू गिव रिकमेंडेशन विद इन 2 months। 2 महीने में अपने रिकमेंडेशन देगी, फिर उसके ऊपर काम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। लिखा द थर्ड एडिशन ऑफ आवर ग्लोबल हैकाथॉन, और क्या लगा दे, थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाई। ये जो हार्बिंगर 2024 नाम से ग्लोबल हैकाथॉन है, ये कौन ऑर्गेनाइज करा है? तीसरा ये एडिशन है इसका, तो ये इसका सही जवाब है आरबीआई। आरबीआई ऑर्गेनाइज कर रहा है। 2 इसके पहले करवा चुका है हैकाथॉन। हैकाथॉन का मतलब क्या होता है कि एक आपको टास्क दिया जाएगा, एक कोई थीम होगी, एक कोई प्रॉब्लम होगी, जो कि जाहिर सी बात है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है या फिर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड है, और उसके ऊपर आपको सोल्यूशन पेश करना पड़ेगा। वो जो सोल्यूशन होगा उसके आधार पे डिसाइड होगा कि आप जीते। अब इसमें एक टाइमिंग भी होती है कि गिवन टाइम में आपको उसका सोल्यूशन देना होता है। तो इस तरह का जो ये जो ग्लोबल हैकाथॉन है आरबीआई ऑर्गेनाइज करा रहा है, ये तीसरा है। और आपको अगर याद ना रहे तो इसका जो नाम लिखा रहता है ना, ऐसे आप देखेंगे तो बीच में आरबीआई कैपिटल में लिखा हुआ मिलेगा, आपको याद रख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपसे थीम पूछी जा सकती है। इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की 2 थीम पे हैकाथॉन हो रहा है। एक तो है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड, जो कि बहुत बड़ी सरदर्दी है। दूसरा है बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली, कि जो भी ये जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं इनको कितना ज़्यादा दिव्यांग फ्रेंडली हम बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के 2 थीम पे काम हो रहा है। 7 जून से ये स्टार्ट हो चुका है इस पे, और जो भी इसे जीतेगा हर कैटेगरी में, तो उसको जो है 40 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और वुमेन अगर वहाँ पे हैं तो वो 20 लाख रुपए उनको मिलेगा, जो भी वुमेन पार्टिसिपेशन होगा, जीतने के लिए नहीं, जो भी वुमेन पार्टिसिपेशन होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उनके लिए। फिर यहाँ पे जिनको फेज़ 3 जो इसका होगा, मतलब एक्चुअल प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए जो जीता है, उसको 5 लाख रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा उस कंपनी को। तो ये हार्बिंगर जो 2024 है हैकाथॉन की पूरी खासियत है। आगे बात करते हैं। लिखा डैश टू होस्ट 2025 एडिशन ऑफ मोटो जीपी भारत। 2025 का जो मोटो जीपी भारत है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, कौन होस्ट कर रहा है? तो इसका सही जवाब है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही बना हुआ है सर्किट, जिसका नाम है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है ना। तो ग्रेटर नोएडा में स्थित इस सर्किट में, जिसकी आपको यहाँ पे फोटो दिख रही है, आप सोच रहे होंगे क्या बना हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही इसका जो रास्ता है ना, यहाँ से पूरी रेसिंग ये आपकी होती है। ये पूरा ऐसा रास्ता सा यहाँ पे बना हुआ है। इसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं, इधर की सीमा उधर की सीमा। तो ये पूरा रास्ता है जो पूरी सर्किट बनी हुई है। तो ये ऑर्गेनाइज होगा 2025 में। इससे पहले भी भारत में ऑर्गेनाइज हो चुका है मोटो जीपी भारत, जिसमें बहुत सारे कुछ घपले उपले के भी आरोप लगे हुए थे, जिनकी जांच अभी भी चल रही है। और ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। मोटो जीपी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मोटो जीपी का मतलब जो 2 पहिया वाली रेसिंग होती है उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ जापान और इंडिया की जो मैरी टाइम एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या है? जिमेक्स 2024 या 24, ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो जापान और इंडिया हर साल ये जो जिमेक्स है इसको परफॉर्म करते हैं, और ये इस बार हुई है कहाँ पे स्टार्ट? योकोसुका जापान में, है ना। पिछले साल भारत के विशाखापट्टनम में हुई थी, इस बार ये जापान में हो रही है। इसमें आप देख रहे होंगे भारतीय कंटिजेंट है जो शामिल हो रहा है। इसमें जो ये शिप है, ये डिस्ट्रॉयर शामिल हुआ है INS शिवालिक, जो कि पहुंच चुका है जापान में। पूजा तोमर पहली भारतीय बनी हैं जिन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने जीता है UFC, है ना। UFC जो चैंपियनशिप है, इसको जीतने वाली भारत की पहली
पहली भारतीय बनी है कौन? पूजा तोमर। कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूपी से बिलोंग करती हैं। एमएमए फाइटर हैं, यूएफसी में पहली भारतीय हैं जिन्होंने चैंपियनशिप को जीता है। आगे इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, किसको हराया? तो ब्राज़ील की रायने अमांडा डॉस सैंतोस को इन्होंने हराया था। आगे बढ़ते हैं। डैश टू रिटर्न स्टोलन 500 ईयर ओल्ड ब्रॉन्ज आइडल टू इंडिया। कौन भारत का 500 साल पुराना जो चोरी हुआ आइडल है वो लौटा रहा है? मतलब ये चोरी हो गया था और फिर 1967 में इसको उसने खरीद लिया था, जो लौटा रहा है। जिससे खरीदा था उसने ये नहीं बताया था कि चोरी हुआ है, तो इस वजह से वो खरीद लिया था। कौन था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खरीदा था। बाद में फिर ये पता चला कि इंडिया के तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हुआ आइडल था और अब इसे लौटाने का जो प्रयास, मतलब लौटाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। और अगर इस आइडल की बात करें तो 16वीं शताब्दी का आइडल है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। किसका है? सेंट तिरुमनकाई अलवर का। और कौन से म्यूजियम में रखा गया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एशमोलियन म्यूजियम में रखा हुआ था, जो अब लौटेगा भारत के पास। आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH इसने कौन से देश को डिक्लेयर किया है ऑफिशियल होस्ट के तौर पे मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का, जो कि दिसंबर 2025 में होगा? तो ये जो मेंस का जूनियर वर्ल्ड कप है इसके लिए होस्ट बनाया गया इंडिया को। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ने क्या नया बनाया है दैट इज बोथ अल्ट्रा प्रिसाइज एंड स्टर्डी? कोई GPS नई डिवाइस बनाई है, एटॉमिक क्लॉक बनाई है, सोलर क्लॉक बनाई है, क्वार्ट्ज क्लॉक बनाई है, क्या बनाई है? तो इसका सही जवाब है बी। थोड़ा सा जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है वो थोड़ा बहुत ऐसा ही है, क्योंकि इसमें आपको हिंट कोई नहीं मिलेगा कि क्या बनाया गया है, लेकिन न्यूज़ से अगर आप परिचित रहेंगे तो बता पाएंगे। एक नई एटॉमिक क्लॉक बनाई गई है। और कैसी क्लॉक है ये? पोर्टेबल है। सबसे खास बात इसकी क्या है कि ये पोर्टेबल है। तो पोर्टेबल होने की वजह से ये पोर्टेबल है, उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रिसाइज और स्टडी है, किसी भी मौसम में काम कर सकती है, किसी भी परिस्थिति में काम कर सकती है। और एटॉमिक क्लॉक जो बनाई जाती है उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि कोई भी एटॉमिक क्लॉक जैसे होती है उसके पीछे का रीज़न होता है कि वो प्रिसाइज टाइम को बताती है। जैसे हम अपने घरों में दीवार पे या हाथ में पहनने वाली घड़ियाँ लगाते हैं तो क्या होती हैं, समय के साथ साथ जैसे उसमें सेल कमज़ोर होता रहता है, वो अपनी क्षमता या उसके कलपुर्जे घिसते रहते हैं, तो उसकी जो टाइम बताने की एक्चुअल क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। आप देखते हो घड़ी कभी धीरे हो जाती, कभी तेज़ हो जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो प्रिसाइज टाइम बहुत ज़रूरी है GPS के लिए, खास तौर पे सही लोकेशंस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। तो उसके लिए एटॉमिक क्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो कि जिनमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और जो दुनिया की जो सबसे एडवांस एटॉमिक क्लॉक है उसके लिए कहा जाता है कि वो 300 बिलियन ईयर्स में, कितना? 300 बिलियन ईयर्स में जा करके कहीं 1 सेकेंड का गेन या फिर लूज़ करेगी वो। समझ रहे हैं क्या? 1 सेकेंड या तो गेन करेगी या तो लूज़ करेगी। कब? 300 बिलियन ईयर्स, मतलब इतनी ज़्यादा प्रिसाइज वो है। वो एटॉमिक क्लॉक है जो कि पोर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा प्रिसाइज कर सकें तो, और उसके लिए जो नई जो क्लॉक बनाई गई है वो आयोडीन बेस्ड क्लॉक है, जो कि 9.1 मिलियन ईयर्स में 1 सेकेंड लूज़ करेगी या गेन करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा समय है। और इसके बावजूद भी इसे पोर्टेबल बनाया गया है, मतलब कि जो जहाज़ वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि वो जब समुद्र में चले गए तो GPS के भरोसे उनको नेविगेशन पे काम करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा प्रिसाइज उनकी एटॉमिक क्लॉक होती है उतना ही बेहतर नेविगेशन उन्हें मिल पाएगा, उतना बेहतर कम्युनिकेशन मिल पाएगा। तो इस वजह से ऐसे शिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये। लेकिन 1000 टाइम्स मोर प्रिसाइज है जो करंट शिप क्लॉक्स होती हैं उनसे, मतलब जो वर्तमान समय यूज करी जाए शिप क्लॉक्स उनसे 1000 टाइम मोर प्रिसाइज ये है। और इस वजह से जो ओशियनोग्राफी होती है या फिर जियो फिजिकल स्टडीज़ होती है उनमें भी ये बहुत काम आएगी। इसको आप देख सकते हैं, ये वेक्टर जो एटॉमिक्स है उसके द्वारा बनाया गया, उसकी एक फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रही। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये शिप के ऊपर लगा हुआ है, एक पूरा ऐसे कंटेनर सा होगा शिप पे, जो कि लगाया जाएगा इस पूरे सिस्टम के लिए। जो आप देख पाएंगे क्लॉक लगी हुई, यहाँ से पूरा सिस्टम कनेक्ट हो रखा है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, यूनाइटेड नेशंस ने कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है? तो ये ईयर है 2025 का। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला साल ही जनरली होता है। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया जा रहा है? एक तो क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह पे काम होने लगा है, काम करने लगे हैं। तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि लगभग 100 ईयर्स पूरे हो रहे हैं क्वांटम साइंस और इस पे काम होते हुए, तो इसलिए 2025 को घोषित किया गया है। जैसे 2024 को घोषित किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, मतलब जो कैमल की पूरी प्रजाति होती है ना, उन कैमल की प्रजाति में केवल कैमल नहीं होते, कैमल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और भी बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो कैमल की प्रजाति में आते हैं। तो उनको घोषित किया गया 2024 का। 2025 का ये है। आगे बढ़ते हैं।
लिखा डैश हैज प्लेज्ड इट्स सपोर्ट टू ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड एलिमिनेट वेस्ट डंपिंग बाय 2026-27। मतलब जीरो वेस्ट के लिए कौन सी संस्था चेन्नई कॉर्पोरेशन के साथ सपोर्ट के लिए प्लेज किया हुआ है उसने, तो यह है वर्ल्ड बैंक। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप में से कितने लोगों को पता है कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक मैं स्टैटिक जी के लेकर के यहाँ पे आया हूँ, रियाल कहाँ की करेंसी है। अब करेंसी को ऐसे बच्चे सोचेंगे कि सारी करेंसी याद कर लें तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी, कि जितने देश आप इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ में करंट अफेयर में पढ़ रहे हो उनकी करेंसी केवल याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 ऐसे ही देश होंगे। तो अगर आप उनकी करेंसी को जैसे न्यूज़ आ रही है उसको याद कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे ना, दिमाग में बना रहेगा। जैसे ये जो लेकर के अभी आज की एक न्यूज़ पढ़ाई उसी में उस देश का नाम था। तो ये रियाल जो करेंसी है कहाँ की है? ईरान की। सी वाला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। तो ईरान अभी हमने देखा था ब्रिक्स में शामिल हुआ, अब उसमें इजिप्ट है। खैर इजिप्ट की करेंसी काफ़ी आसान है, इजिप्शियन पाउंड है, तो वो पूछेगा नहीं क्वेश्चन। तो ईरान की करेंसी पूछा जा सकता है, इराक से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो रियाल इसकी क्या है? करेंसी है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। आई होप आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट। आप देखें कोई फालतू का करंट अफेयर नहीं दिया आपको, फिलर का काम नहीं कर रहे हैं कि बेवजह के 50 करंट अफेयर भर दें कि बहुत अच्छा लगेगा, उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और टाइम वेस्ट होने के साथ आप ये भी नहीं पहचान पाते क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह के अगर करंट अफेयर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो इस सीरीज को हम जारी रखेंगे आपके लिए, एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। एक बार मैं आपको दे करके जाता हूँ करंट अफेयर, आप पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं। बाकी सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगा डेली बेसिस पे। और ये जो क्लास होगी आपकी 9 बजे सुबह अपलोड हो जाया करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।